गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 258 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 258 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न, इंडियन ओशियन हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्च अरमेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा? बताइए। कार्च अरमेडा व्यवस्था जो लागू की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी। डी है इसका आंसर। देखिए, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्च अरमेडा व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई और इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था। पुर्तगाली क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्च लेना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र लोग निम्नलिखित में से किनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन एकत्र लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोग वहां पर मारे गए। ठीक है, और यही घटना अमृतसर के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है, जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। और ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे ये एकत्र लोग। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये 3 प्रश्न अलग अलग तरह से ये स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ लेगा। और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी वो जनसभा उस बाग में एकत्र होकर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो यहाँ कथन है, कौन सा इसमें सत्य होगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। किताब नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये सी है इसका आंसर। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। किताब नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी भाषा में लिखी गई। किताब नौरस 59 कविताओं और 17 दोहों का संकलन है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नबरसपुर नामक एक शहर की भी स्थापना की थी। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। ये साइंस का प्रश्न है या एनवायरमेंट इकोलॉजी कह सकते हो। हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता का मापन किया जाता है? पहले तो यही याद रखिए, हाइग्रोमीटर से मापन किसका किया जाता है? तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का मापन किया जाता है। थोड़ा और डीप चला जाएगा, ठीक है, तो निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता करके पूछ लेगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इनमें से कोई नहीं। हाइग्रोमीटर की सहायता से हम ह्यूमिडिटी का मापन करते हैं, उसमें भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षित या अपेक्षिक आर्द्रता याद रखिएगा, या सापेक्ष लिखा रहेगा जैसे यहाँ लिखा है। तो हाइग्रोमीटर की सहायता से सापेक्ष या अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। और वायु में जलवाष्प की मात्रा ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कहलाती है, इसी के कारण वर्षा होती है। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और वायुमंडल में तापमान वृद्धि के साथ अपेक्षित आर्द्रता भी बढ़ती है, इसको भी याद रखिएगा। तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगी ह्यूमिडिटी, तापमान घटेगा तो घटेगी ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 5 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा इनमें से? कलहण की राजतरंगिणी से कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। देखिए, पहला तो करेक्ट है, बहुत बार सुना होगा आपने। राजतरंगिणी कलहण की रचना है,
ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव सही है, यहाँ तक सही है। लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे वो, बिल्कुल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, धरपाल ने नहीं। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया। बाकी प्रश्न में दिए गए अन्य जो विकल्प हैं वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित नहीं है? गैंडा यानी राइनोसोरस, वृषभ यानी बुल यानी कहेंगे इसको बैल, व्याघ्र टाइगर, भैंसा बफेलो। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित गैंडा तो है, टाइगर व्याघ्र भी है, भैंसा भी है, बैल नहीं है, मतलब वृषभ बुल नहीं है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर आसीन पशुओं से घिरा एक त्रिमुखी पुरुष अंकित है। इसे मार्शल ने पशुपति से माना है। इसमें दाहिनी ओर एक हाथी और व्याघ्र, बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा सिंहासन के नीचे हिरण युगल दर्शित है। वृषभ यानी बैल यानी बुल पशुपति मुद्रा पर अंकित नहीं है। ये पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक कालीन किस देवता को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहा गया है? किसको? इंद्र को, सोम को, वरुण को, अग्नि को। देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ अग्नि को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन देवता अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहा गया है। बाकी वनस्पति का देवता पूछ ले तो सोम है, युद्ध का नेता या वर्षा का देवता पूछ ले तो इंद्र को कहा जाता है, समुद्र का देवता या ऋतु का नियामक पूछ ले तो वरुण है। क्वेश्चन नंबर 8। महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसके रचयिता थे कौन? पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या है? महाविभाष सूत्र। इसके रचयिता वसुमित्र थे और कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? वेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और जैन ग्रंथ। देखिए, ये उल्लेख है पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पुराण एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारी थे। इस राजवंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन थे। कुछ 3 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सातवाहन शासकों के संबंध में सत्य है? इन्होंने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन वंश के द्वारा ही प्रारंभ की गई। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल सातवाहन काल के साहित्यकार थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, सबसे पहले शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए, सही है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी इसी वंश के द्वारा प्रारंभ की गई, दूसरा वाला भी करेक्ट है। और गाथा सप्तशती के रचयिता पहले तो हाल थे, यही याद रखिएगा, अलग से प्रश्न बन सकता है। और ये जो हाल हैं वो सातवाहन काल के साहित्यकार थे। तो करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। देखिए, लगभग 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने जो है कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर या पैठन, वर्तमान का महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जैन धर्म के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा जोड़ा गया? ऋषभदेव के द्वारा, जो पहले जैन तीर्थकर थे, भद्रबाहु के द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा, या महावीर स्वामी जो अंतिम जैन तीर्थकर थे यानी 24वें। ये कौन 24वां, कौन 23वां, कौन पहला, कौन दूसरा, इन चारों को तो याद ही रखिएगा कम से कम, शुरू के दो, लास्ट के दो। तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य।
देखिए, जैन धर्म के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। महावीर स्वामी की बात करें तो 24वें जैन तीर्थकर थे वो। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था उन्होंने। इतनी चीज़ें ये रटी होनी चाहिए महावीर स्वामी के बारे में। और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। चलिए, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कालानुक्रम सजाइए। शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद सैयद, मोहम्मद गेसुदराज, शेख नसरुद्दीन चिराग दहली। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे वे, बताइए। ऊपर के दो हैं, ऊपर के दो में से सबसे पहला है कोई? सबसे पहले बाबा फरीद, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, तो दूसरा पहला। उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग दहली और अंत में शेख मोहम्मद गेसुदराज। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो सबसे पहले बाबा फरीद, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन चिराग दहली, शेख मोहम्मद गेसुदराज। सबसे अंत में सबसे नए। क्वेश्चन नंबर 13 पर जी, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 निम्नलिखित में से कौन से देशों के बीच आयोजित किया गया? फ्रिन यहाँ फ्रांस से इंडिकेट करता है, इन इंडिया से, FR फ्रांस, इंडिया, तो ये हो गया फ्रांस और भारत। तो भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। ठीक है, फर्स्ट फ्रिंजेक्स तिरुवनंतपुरम केरल में। और भारत और फ्रांस के बीच अन्य सैन्य संयुक्त अभ्यासों की बात करें तो तीनों कैटेगरी में मौजूद हैं। ठीक है, यानी एयर और मिलिट्री और नेवी। तो भारत और फ्रांस के बीच जो अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वरुण ये नेवी एक्सरसाइज है, गरुण एयर एक्सरसाइज है यानी वायुसेना अभ्यास है, और शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना अध्यक्ष है। एक और मिलिट्री आ गई है फ्रिंजेक्स, जिसका पहला संस्करण हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शिखरों एवं उनके संगत पहाड़ियों या पर्वतों के साथ कौन सा सही सम्मिलित है? यह चोटियां या शिखर, यह पर्वतमाला। अरावली की सबसे ऊंची गुरु शिखर, नीलगिरी की सबसे ऊंची डोडा बेटा, अनामलई की अनाईमुडी, सतपुड़ा की धूपगढ़। एक फ्रेम में ले लेते हैं इनको। देखिए, अरावली की तो गुरु शिखर सही है, ये। नीलगिरी की डोडा बेटा सही है, अनामलाई की अनामुडी सही है, शुरू के 3 करेक्ट हो गए, और सतपुड़ा की धूपगढ़ भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। 1 2 3 4 वाला ऑप्शन डी है इसका आंसर। तो गुरु शिखर जो कि राजस्थान में स्थित है, अरावली रेंज का उच्चतम बिंदु या चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत है, और भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चोटी के आसपास एक आरक्षित वन क्षेत्र भी है। कितनी ऊंची है ये? 2637 मीटर। अनाईमुडी या अनाईमुडी केरल में स्थित है। अनामुडी या अनाईमुडी केरल में स्थित है, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंची? 2695 मीटर, यानी डोडा बेटा से थोड़ी सी ऊंची। बात करें धूपगढ़ की या माउंट धूपगढ़, तो सतपुड़ा रेंज जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान है ये, और पंचमढ़ी में स्थित इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, प्रायद्वीप भारत में सबसे ऊंचा स्थान है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में जीवों में जनन का सही क्रम कौन सा है? इनमें सबसे पहले बर्थ 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 कॉमन है, यानी जन्म 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 होगा सबसे पहले। उसके बाद परिपक्वता वृद्धि, परिपक्वता क्या होगा? सबसे पहले बर्थ होगा, बर्थ के बाद ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, उसके बाद मैच्योरिटी आएगी, फिर डेथ, यानी जन्म, जन्म के बाद वृद्धि होगी, उसके बाद परिपक्वता आएगी, फिर अंत में मृत्यु हो जाएगी। यही क्रम चलता रहेगा। बी है इसका आंसर। तो जीवों में जनन को एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे जीव या संतति को जन्म देते हैं। संतति में सबसे पहले होती है वृद्धि, यानी जन्म हो गया, वृद्धि होगी, फिर उसमें परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है,
उसके बाद उस संतति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। यह एक क्रम है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इन सब की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो। सिविल सर्विसेज स्टडी को सब्सक्राइब रखिएगा चैनल को। धन्यवाद।